नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के गणित विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 5 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, इससे ऊपर के पहले के सभी अध्यायों को मैं इस तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ। प्रश्नावली के एक प्रश्नों को हल भी कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के 9th क्लास के गणित वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पर। तो यह है आपका अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यहाँ से आपका 9th क्लास का जो ज्यामिति है यानी ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आपको ज्योमेट्री ही पढ़ना है, ज्यामिति ही पढ़ना है। कहने का मतलब है कि 9th क्लास का आधा से ज़्यादा चैप्टर है वह ज्यामिति का ही है। ठीक है, तो अध्याय 5 के बाद 6, 7, 8 जो भी है सब ज्यामिति ही पढ़ना है। तो होता क्या है कि ज्यामिति बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और बच्चों को ज्यामिति है ना काफ़ी हार्ड लगता है, काफ़ी भारी लगता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ज्यामिति आज से स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसको पढ़े, अच्छे से समझे। आशा है आपको ज्यामिति का जो प्रश्न सब आगे आप बनाएंगे, आपको उसको बनाने में मज़ा आ जाएगा, है ना। यह काफ़ी हल्का विषय है, बस समझने का फेर है। आप इसको समझ जाएंगे, आपको एकदम हल्का लगेगा। तो देखिए, यह जो ज्यामिति है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी तथ्य हम आपको बताएंगे आपके लिए ये 9, 10, 11, 12 आगे जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक के लिए आपकी यह जोड़ी होगा। ठीक, ज्यामिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। देखिए, यह एक यूनानी भाषा है। ठीक, जैसे आपका हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा होता है, वैसे ही यह एक यूनानी भाषा है। ठीक, जिसमें यह जो ज्योमेट्री है, जियो और मीट्रीन, ये दो शब्द मिलकर बना है। कौन कौन सा शब्द? जियो और मीट्रीन। जियो का मतलब होता है पृथ्वी या भूमि, और मीट्रीन का मतलब होता है मापना, मतलब पृथ्वी को नापना। ठीक है, यानी भूमि को नापना। तो होता क्या है कि आप भी अगर बाढ़ वाले इलाके में रहते होइएगा, मतलब आपके घर के आसपास अगर बाढ़ आता होगा तो आपको पता होगा होता क्या है, जब बाढ़ आता है तो पूरा खेत जो होता है वह पानी से भर जाता है। उसके बाद जब बाढ़ जब सूखता है तो पूरा खेत जो होता है वह सपाट होता है, हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, जितना भी डनेर होता है वह सब खत्म हो जाता है। तो पता ही नहीं चलता है कौन किसका खेत है। तो पहले के लोग जो थे वह क्या करते थे, बाढ़ जब सूखता था, जब खत्म होता था पानी, तो अपने खेतों को नाप के अपना अपना खेत खोज लेते थे, और उसी को वे ज्योमेट्री समझते थे। ठीक है, उसी को वे लोग क्या समझते थे? ज्योमेट्री। तो पहले के लोग व्यवहार के रूप में तो ज्योमेट्री को समझते थे, ज्यामिति को समझते थे, लेकिन उसको सैद्धांतिक रूप में, उसको पढ़ाई के भाषा में उसको उपयोग नहीं करते थे। आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इत्यादि की खुदाइयों से यह पता लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व ने ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब हो गया कि भारत में ही ये पंजाब और राजस्थान के आसपास हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एक शहर है। ठीक है, एक नहीं, यह अलग अलग शहर है। तो यहाँ पर जब खुदाई किया गया तो वहाँ पता चला कि लगभग 3000 साल पहले, 3000 ईसा पूर्व, कहने का मतलब जब से आपका तारीख शुरू हो रहा है तब से 3000 साल पहले। तो अगर आज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज आप 2020 में जी रहे हैं, तो 2000 + 3000 लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का ये वहाँ पे बसा हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कहने का मतलब सिंधु नदी के आसपास लोग बसे हुए थे, वहाँ पे गांव और शहर बनाकर लोग रह रहे थे। कब? आज से 5000 साल पहले, सोच लीजिए। और उस ज़माने में वहाँ पे लोग शहर बना रहे थे, गांव था, है ना। शहर में सड़क का निर्माण किया गया था। फिर शहर में ये घर के नीचे क्या किया गया था? नालों का निर्माण किया गया था उस ज़माने में। अच्छा, इसके बाद देखिए, घर बनाने के लिए जो ईंट का प्रयोग हो रहा था, वह ईंट भी वह लंबाई चौड़ाई मोटाई 4, 2 और 1 के अनुपात में था। तो इसे क्या समझ में आता है? इसे यह समझ में आता है कि आज से 5000 साल पहले भी लोग जो थे वह ज्यामिति और गणित को अच्छे से समझ रहे थे और उसका उपयोग भी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसको बस व्यवहार के रूप में प्रयोग कर रहे थे। आगे देखिए, प्राचीन भारत में सुलभा सूत्र 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा, जब से तारीख का स्टार्ट हुआ तब से 800 साल से 500 साल पहले, ठीक, ज्यामितीय रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन? सुलभा सूत्र। देखिए, सुलभा सूत्र एक किताब था जो लिखा गया था कब? 800 ईसा पूर्व। कहने का मतलब आज से अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले लिखा गया था यह सुलभा सूत्र। इसमें बहुत सारा ज्यामितीय आकृतियों का रचना किया गया था। सोच लीजिए 2500 साल पहले। और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की वेदियों और अग्निकुंडों के निर्माण कार्य से यह जुड़ा हुआ था, वह आकृति सब। ठीक है, आप देखिए, हिंदू धर्म में जब पूजा होता है, हवन जो होता है, तो वेदी और अग्निकुंडों का निर्माण किया जाता है उसमें। ठीक है, तो उस ज़माने में अग्निकुंड और वेदी का जो निर्माण होता था वह ज्यामिति का प्रयोग करके किया जाता था। ठीक है,
पवित्र अग्नियों को अत्यधिक प्रभावशाली साधक होने के लिए उनके स्थान, उनके आकारों और क्षेत्रफलों को ये क्षेत्रफलों के बारे में स्पष्ट रूप से निर्धारित अनुदेशों के अनुसार होते थे। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि घरेलू धार्मिक क्रियाओं के लिए वर्गाकार वृत्ताकार विधियों का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए वर्गाकार और वृत्ताकार यह तो ज्यामिति है। सोचिए 2500 साल पहले वर्गाकार और वृत्ताकार विधियों का प्रयोग किया जाता था पूजा करने के लिए। फिर अगर सार्वजनिक पूजा स्थल पर ये पूजा स्थल होता था तो वहाँ उस स्थलों पर क्या किया जाता था, आयतों, त्रिभुजों और समलंबों के संयोजनों से संयोजनों से मतलब मिला जुला कर से बने आकारों का प्रयोग आवश्यक होता था। तो सोच लीजिए उतना 2500 साल पहले जो हमारे देश में पूजा होता था उसमें अग्निकुंड और वेदी का निर्माण होता था, उसमें ज्यामिति का प्रयोग करके किया जाता था। ठीक है, इसके बाद भी देखिए फिर अथर्ववेद में एक श्री यंत्र, ये श्री यंत्र है। ठीक है, आप देखे होइएगा, आज भी देखते होइएगा कहीं पे। तो देखिए यह श्री यंत्र भी एक ज्यामितीय नमूना है ना। इसमें एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लोग ज्यामिति को उतना 1000 साल पहले, उतने पुराने ज़माने में ज्यामिति को तो समझ रहे थे, लेकिन इसको सैद्धांतिक रूप में विकास इसका नहीं हो पाया। लोग एक दूसरे से सीख कर इसको आगे बढ़ाते गए, है ना। इसको पढ़ाई के रूप में, सिद्धांत के रूप में इसको नहीं उपयोग कर पाए, बस व्यवहार के रूप में ही इसका इस्तेमाल करते थे। देखिए अब जब अगले पेज को आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्यामिति को अलग विषय के रूप में या इसके सिद्धांतों की समझ विकसित करने के लिए सबसे पहला योगदान थेल्स नामक गणितज्ञ को जाता है। ये थेल्स, ठीक, यह यूनान का रहने वाला था। ठीक है, इसी ने सबसे पहले ये ज्यामिति के बारे में बहुत सारा चीज़ लिखा था और आगे इसको सिद्धांत के रूप में दिया था। फिर इसके बाद इसी थेल्स का एक शिष्य था, थेल्स का एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य था जिसका नाम था पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे, बहुत फेमस प्रमेय है। तो यह जो पाइथागोरस था वह थेल्स का ही क्या था, शिष्य था। तो ज्यामिति को अलग विषय के रूप में या इसके सिद्धांतों की समझ विकसित करने के लिए सबसे पहला योगदान तो थेल्स को जाता ही है, लेकिन फिर इसी का एक शिष्य जो पाइथागोरस था, है ना, जिसका प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस ने भी अनेक ज्यामितीय गुणों की खोज की और ज्यामितीय सिद्धांतों का विकास किया। ठीक है, कौन, पाइथागोरस ने। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए आगे, यह जो चित्र है यह यूक्लिड का है। ठीक है, इसके बाद मिस्र के ही एक गणितज्ञ जिसका नाम था यूक्लिड। ठीक है, क्या नाम था इनका, यूक्लिड नाम था। इन्होंने थेल्स और पाइथागोरस के सिद्धांतों को, या थेल्स और पाइथागोरस जो था, इस दोनों के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ाते हुए ज्यामितीय समझ को और ज़्यादा विकसित किया। ठीक है, इन्होंने ज्यामिति से संबंधित एक पुस्तक भी लिखा जिसका नाम था एलिमेंट्स। क्या नाम था उस पुस्तक का, एलिमेंट्स। कौन लिखा था, यूक्लिड ने। ठीक है, इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने ज्यामिति के ज्ञान तथा इसकी समझ को काफ़ी आगे तक विकसित किया, जो आज के डेट में आप किताबों में पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो इसी यूक्लिड का कुछ परिभाषा है, अभिगृहित है, अभिधारणाएं हैं, इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित, अभिधारणाएं। तो अभी हम कुछ ज्यामिति से संबंधित कुछ ये टर्म्स का परिभाषा भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अभिगृहित, अभिधारणाओं को समझेंगे। ज्योमेट्री का कुछ पॉइंट सब है जिसको यूक्लिड ने परिभाषित किया था, इसको आपको अभी समझ लेना है। यह सब बेसिक पॉइंट सब है जिसको अगर आप समझ लेंगे अच्छे से तो आगे आपको परेशानी नहीं होगा। बिंदु, रेखा, सीधी रेखा, पृष्ठ, किनारा, समतल पृष्ठ, तल, ठोस, विमा, वक्र, यह सब क्या है ज्यामिति में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बिंदु को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। ठीक है, तो बिंदु को यानी पॉइंट के बारे में ये यूक्लिड ने क्या कहा था कि जिसका कोई भाग नहीं होता। यह पॉइंट जो होता है या बिंदु ऐसा होता है और इसका कोई भाग नहीं होता है, इसको आप भाग नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। ठीक, उसके बाद है रेखा, जिसको इंग्लिश में लाइन कहते हैं। इसके बारे में यूक्लिड ने कहा कि यह चौड़ाई रहित लंबाई होती है, मतलब यह ऐसा लंबाई है जिसमें चौड़ाई है ही नहीं। यह ऐसा लंबाई है जिसमें ये चौड़ाई कुछ होना चाहिए ना, तो चौड़ाई है ही नहीं। ठीक है, चौड़ाई इसका शून्य है, यही कहा था। अच्छा, सीधी रेखा के बारे में कहा था कि यह सीधी रेखा एक ऐसा सीधा रेखा है, मतलब
या स्केल से आप इसको पढ़ेंगे तो तब यह सीधा रेखा होगा, ठीक है। सीधी रेखा ऐसा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित है, मतलब एक एक बिंदु जो है इस पर सपाट रूप से क्या है, बैठा हुआ है, ठीक। आगे कर रहा है पृष्ठ। पृष्ठ जो होता है इसको सरफेस कहते हैं। पृष्ठ जो होता है इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठ। जैसे देखिए, जैसे यह कागज़ का टुकड़ा, यह पृष्ठ है, ठीक। इसमें क्या है, एक लंबाई और एक चौड़ाई है। आगे देखिए किनारा। किनारा किसको कहते हैं, तो देखिए अगर इसमें देखेंगे तो समतल पृष्ठ में देखेंगे तो एक यह किनारा है इसका, एक यह किनारा है, ठीक। अगर इसमें देखेंगे तो देखिए एक यह किनारा है, एक यह किनारा है, एक यह किनारा है, बहुत सारा, यह सब क्या है, यह सब किनारा सब है, ठीक है। यह सब क्या है, किनारा है, समझ गए। इसको किनारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एज कहते हैं। अगला है समतल पृष्ठ, जिसको कहते हैं प्लेन सरफेस, ठीक है। तो प्लेन सरफेस के बारे में यूक्लिड ने क्या कहा कि जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, ठीक है। मतलब जैसे यह जो कॉपी जिस पर हम लिखेंगे, ये लिखे हैं सब, यह कॉपी क्या है, यह समतल पृष्ठ है, तो इसको हम समतल पृष्ठ कहेंगे, ठीक, जिस पर आप लिख रहे हैं। अगला है तल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन। तो देखिए तल जो है यह भी समतल पृष्ठ के जैसा ही है, आप इसको तल कह सकते हैं। यह जो आपका क्षेत्र है यह तल है, ठीक। आगे है ठोस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। तो देखिए यह आपका कटर है, यह ठोस है, यह लकड़ी का टुकड़ा है, यह क्या है, यह ठोस है, ठीक है। उसके बाद है वीमा। वीमा को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। तो देखिए यह आपको, देखिए यह जो ये प्लेन सरफेस है इसका दो वीमा है, एक लंबाई है एक चौड़ाई है, ठीक। लेकिन अगर इस कटर में देखेंगे तो देखिए इसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, वीमा हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्या कहते हैं, वीमा कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। अगला है वक्र, ठीक है। वक्र को इंग्लिश में कहते हैं कर्व। यह कर्व क्या है, ठीक। तो यह समतल पृष्ठ जिस किनारा से घिरा हुआ है ना, इसी किनारा को क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। एकदम आसान है, जिस लाइन से घिरा हुआ है लंबाई चौड़ाई, इसको वक्र कहते हैं। या फिर यह कटर जो है ठोस है, यह जिस लाइन से घिरा हुआ है इसको क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप समझ गए होंगे इन सभी पॉइंट को अच्छे से। अब आगे देखिए यूक्लिड ने क्या किया, कुछ ज्यामितीय गुणों को जो सर्वव्यापी सत्य थे, सर्वव्यापी सत्य का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ थे, उनको दो वर्गों में विभाजित किया, ठीक है। ज्यामितीय गुणों जो सर्वव्यापी सत्य, मतलब ऐसा सत्य जो सभी कोई मानता हो। जैसे देखिए आदमी मरता है, यह सत्य है, सर्वव्यापी सत्य है ना। जो आदमी जिंदा है, मतलब जी रहा है, वह एक ना एक दिन मरेगा ही, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। या फिर देखिए सूरज पूरब में उगता है, यह क्या है, यह सत्य है, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। इंसान के पास दो हाथ होते हैं, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं, सबके पास होते हैं दो हाथ। तो यह सब जो सर्वव्यापी सत्य था, है ना, तो उसको क्या किया, दो भागों में बांट दिया। पहला था अभिगृहित, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सम, और दूसरा था अभिधारणाएं, जिसको कहते हैं पोस्टुलेट्स, ठीक है। यूक्लिड ने कुछ ज्यामितीय गुणों को दो भागों में बांटा जो सर्वव्यापी सत्य थे। पहला क्या है, अभिगृहित एक्सम, दूसरा है अभिधारणाएं, जिसको कहते हैं पोस्टुलेट्स। तो अब हम समझ लेते हैं कि यह अभिगृहित एक्सम और अभिधारणाएं पोस्टुलेट्स है क्या। तो गृहित जो है ऐसा सत्य जो गणित के सभी भागों में प्रयोग किए जा सकते हों, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अभिगृहित, मतलब गणित के सभी भाग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभिधारणाएं जो है ऐसा सत्य है जिसे जो विशेष रूप से ज्यामिति से संबंधित थे, ठीक है, मतलब जो विशेष रूप से ज्यामिति से संबंधित थे उसको अभिधारणाएं कहा यूक्लिड ने, और जो गणित के सभी भागों में प्रयोग होता हो उस सत्य को उन्होंने क्या कहा, अभिगृहित कहा, जिसको एक्सम्स कहते हैं, ठीक है। अभिगृहित और अभिधारणा को आप समझ चुके हैं अच्छे से। अब देखिए यूक्लिड ने कुछ अभिगृहित दिया था, ठीक है, इसको आप समझ लें क्या था वह अभिगृहित एक्सम्स। पहला है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। यानी मान लीजिए बहुत सारा वस्तु है, ठीक है, बहुत सारा वस्तु है और यह सारा वस्तु किसी एक वस्तु के क्या है, बराबर है, मतलब इस वस्तु के यह चारों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यह चारों भी जो होगा वह एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है, यही कह रहा था। तो यह तो था एक नंबर। अब देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब यह 2 और 2 क्या है, बराबर है, ठीक।
अच्छा 3 और 3 भी बराबर है, ठीक है। तो बराबर को बराबर के साथ अगर जोड़िएगा, ठीक है, तो बराबर जो आएगा वह भी बराबर, पूर्ण जो आएगा वह भी बराबर ही होगा। देखिए 3 और 2 क्या होगा 5, 3 और 2 5, यह दोनों भी क्या होगा बराबर ही होगा, ठीक है। अगला है आपका 3 नंबर, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर ही होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 4 और 4 यह दोनों क्या है बराबर है, ठीक। अच्छा 2 और 2 भी क्या है, यह दोनों बराबर है। तो इस बराबर में से बराबर जब घटाइएगा तो इसका जो पूर्ण आएगा यह भी घटाने के बाद जो संख्या आएगा वह भी क्या होगा बराबर ही होगा। यानी 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यह 2 और 2 भी क्या होगा बराबर ही होगा, ठीक है। तो यह सब सत्य था, ठीक है, आसान सत्य। चौथा में है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक है। अच्छा इसी के ऊपर एक और वस्तु है जो इसी के बराबर हो यानी संपाती हो। यह एक वस्तु है, इसी के ऊपर ऐसा वस्तु हो जो एकदम इसी के बराबर हो और रखा हुआ, जैसे 2 रुपये का एक सिक्का, दो सिक्का को आप एक दूसरे पर रखिएगा तो वह दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, ठीक है। तो यह दोनों जब पूरी जब संपाती हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यह दोनों जो है चीज़ क्या है, यह दोनों बराबर है, ठीक। अगला है 5 नंबर, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब जैसे मान लीजिए यह कोई विडित है, यह क्या है, यह पूर्ण है, ठीक है, यह पूर्ण है। आप इसको क्या कीजिए, जब 4 भाग में बांट दीजिएगा, ठीक है, तो एक भाग जो इसका होगा यह कैसा होगा, यह ऐसा होगा, यह जो भाग होगा वह ऐसा होगा, ठीक है। तो यह जो पूर्ण है यह अपने भाग से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। यह जो पूरा पूर्ण है, पूरा है, यह इसका हम एक भाग अलग निकाले थे, ठीक। तो कोई भी पूर्ण जो होगा वह अपने ही भाग से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अगला है 6 नंबर, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए 5 और 5 यह दोनों एक ही वस्तु है, ठीक है। इसका जब आप दुगुना कीजिएगा, ठीक है, तो यह 5 दूना 10 हो जाएगा, यह भी 5 दूना 10 हो जाएगा। मतलब एक ही वस्तु का जो दुगुना होगा वह भी क्या होगा, 10 और 10 बराबर ही होगा, यही कह रहा है। अगला है एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यानी मान लीजिए यह 10 और 10 यह दोनों एक ही वस्तु है, ठीक। आप इसका आधा कर देंगे, है ना, गुने 1/2 कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसको भी आधा कर देंगे तो यह भी हो जाएगा 5 ही। तो एक ही वस्तु का जो आधा होगा वह भी क्या होगा, बराबर ही होगा। यानी 5 और 5 यह क्या है, बराबर है, ठीक। तो उदाहरण के साथ आप यह सातों ये अभिगृहित है उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो अभी आप पढ़े हैं अभिगृहित, अब हम अभिधारणा को पढ़ेंगे जिसको कहते हैं पोस्टुलेट्स, ठीक है। यूक्लिड की 5 अभिधारणाओं की चर्चा करते हैं इसमें आगे हम, ठीक। तो अभिधारणा नंबर 1 कह रहा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अगर आप नहीं समझे तो इसको बना के समझ लीजिए। एक बिंदु से अन्य बिंदु तक, यानी मान लीजिए यह एक बिंदु है, ठीक है, और यह एक अन्य बिंदु है, ठीक है। तो इस दोनों बिंदु तक, ठीक है, आप एक ही सीधी रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। इस रेखा के अलावा आप और कोई दूसरा रेखा नहीं खींच सकते हैं, ठीक। क्योंकि 2 बिंदु को जोड़ने वाला सिर्फ एक ही रेखा खींचा जा सकता है। दूसरा रेखा आप खींचेंगे जैसे यह, तो यह इस बिंदु पर नहीं मिल पाएगा, है ना, यह दूसरा जगह चला जाएगा। या फिर इस बिंदु से दूसरा रेखा खींचेंगे तो यह दूसरा जगह चला जाएगा। लेकिन दोनों बिंदु को जोड़ने वाला सिर्फ यही एक रेखा होगा, इसके अलावा दूसरा कोई रेखा नहीं होगा। यही कह रहा है अभिधारणा नंबर 1। अगला अभिधारणा है 2 नंबर अभिधारणा, एक शांत रेखा यानी टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है, जिसको रेखाखंड भी कहते हैं, लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। रेखाखंड किसको कहते हैं, ऐसा रेखा जो दोनों तरफ से 2 बिंदुओं से घिरा हुआ है उसको हम रेखाखंड कहते हैं, ठीक है, जिसको शांत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। शांत रेखा किसने कहा था, यूक्लिड ने कहा था। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए यह एक शांत रेखा यहाँ से यहीं तक है, ठीक है। आप इसको इधर अनिश्चित रूप में बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक चाहे वहाँ तक ले आ सकते हैं। फिर इसको आप इधर जितना जहाँ तक आप ले आ सकते हैं वहाँ तक आप ले आ सकते हैं, ठीक है। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से इधर और इधर दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। यही अभिधारणा नंबर 2। अब देखिए इसी में अगला है अभिधारणा संख्या 3। इसमें कह रहा है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे यह कॉपी है आपका, ठीक। आप इस पर किसी एक बिंदु को केंद्र मान ले, ठीक है, यह केंद्र हो गया। और आप यहाँ से एक त्रिज्या यहाँ तक खींच ले, ठीक है। आप त्रिज्या कितना ही बड़ा ले सकते हैं, ठीक। यह केंद्र है और आपका यह त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या पर आप एक ही वृत्त खींच सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई वृत्त नहीं खींच सकते हैं। वृत्त खींचने के लिए आपको ये प्रकल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा आपको। तो आप यह केंद्र है, ठीक है, और यह क्या है आपका त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या से आप एक वृत्त क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। हो गया। तो इस वृत्त के अलावा
इस त्रिज्या पर आप कोई दूसरा वृत्त नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, इस केंद्र और इस त्रिज्या पर सिर्फ यही वृत्त खींचाएगा। है बात समझ में? इसी में अगला है अभिधारणा संख्या 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपको पता है समकोण किसको कहते हैं? समकोण कहते हैं 90 डिग्री को। और यह कैसे खींचा जाता है? तो देखिए, यह जो है यह एक रेखा पर जब लंबवत कोई रेखा खींचा जाता है तो यह समकोण होता है, यानी यह होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अच्छा, यह लंबवत रेखा है, इस पर आप एक ऊर्ध्वाधर रेखा या ये क्षैतिज रेखा आप खींच देंगे तो यह भी क्या हो जाएगा? यह भी समकोण हो जाएगा। ठीक, तो यह भी 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो जितना भी समकोण होगा यानी 90 डिग्री का कोण होगा वह सारा कोण क्या होगा? बराबर होगा। इसके यह क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो यह था आपका अभिधारणा संख्या 4। अब हम अगला अभिधारणा पढ़ते हैं 5। ठीक, यह 5 थोड़ा बड़ा है, इसको आप समझिएगा थोड़ा अच्छे से। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर इसको आप समझिएगा, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, देखिए एक सीधी रेखा जो है यह दो सीधी रेखा पर क्या हुआ है? गिरा हुआ है। देखिए यहाँ एक रेखा है AB और एक रेखा है CD, दो सीधा रेखा है। इस पर क्या हुआ है? एक रेखा यह PQ गिर गया है। ठीक है, गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इंटीरियर एंगल इस प्रकार बनाए। देखिए, जब यह दो सीधा रेखा पर एक रेखा गिर रहा है तो इस पर अंतःकोण बनेगा, जिसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। देखिए, अंतःकोण यह दोनों बनेगा, फिर अंतःकोण यह दोनों बनेगा। है बात समझ में? एक अंतःकोण इधर बनेगा, दो अंतःकोण, और फिर दो अंतःकोण इधर बनेगा, 4 अंतःकोण बनता है। ठीक, तो एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। कहने का मतलब कि इस दोनों कोण को जो आप जोड़ेंगे तो दो समकोण का, देखिए एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, दो समकोण का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री। इसको आप आगे समझेंगे और अच्छे से। तो इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, यानी इस दोनों का योग जो है वह क्या हो? 180 डिग्री से कम हो। 90 दूना 180 यानी 180 डिग्री से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरफ कोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है उस तरफ की रेखाएं आगे जाने पर, है ना, इसको आप आगे बढ़ाइएगा, इस रेखा को आगे बढ़ाइएगा तो एक जगह ऐसा आएगा, यह दोनों रेखा कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा। यह रेखा आते आते यहाँ मिल जाएगा, यह रेखा आते आते यहाँ मिल जाएगा। ठीक, किस तरफ? जिस तरफ दोनों कोणों का योग यह है 180 डिग्री से कम है बात समझ में? वही बात इसमें कह रहा है। फिर समझिए, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है, मतलब इसी ओर मिलती है, इस ओर जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होगा। मतलब जिस ओर दोनों अंतःकोणों का योग जो है वह क्या हो? 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, जिधर 180 इधर का जो कोण होगा अंतःकोण, यह 180 डिग्री से क्या हो जाएगा? जोड़ने पर बड़ा हो जाएगा। तो इधर का ये जो लाइन है यह नहीं मिलेगा, यह फैलते चल जाएगा, जितना आगे जाएगा उतना ही फैलते चल जाएगा। ठीक, लेकिन जिधर अंतःकोण का योग 180 से कम है उधर का जो लाइन है वह क्या होगा? आगे जाकर मिल जाएगा। यही बात कह रहा है अभिधारणा 5। एकदम हल्का अभिधारणा है। तो आशा है आप समझ गए होंगे सभी अभिधारणाओं और अभिगृहीतों को आसानी से। अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि प्रमेय क्या है, थ्योरम, जो आप आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे, है ना। इसका प्रयोग बहुत होने वाला है, इसको आप समझ ले। यह प्रमेय तो यूक्लिड ने अपनी अभिधारणाएँ जो आप अभी पढ़े हैं और अभिगृहीतों दोनों को आप समझ लिए हैं, यूक्लिड ने अपनी अभिधारणाएँ और अभिगृहीतों को देने के बाद इनका प्रयोग अन्य परिणामों को सिद्ध करने में किया। फिर इन परिणामों का प्रयोग करके उन्होंने निगमनिक तर्कन यानी डिडक्टिव रीजनिंग द्वारा कुछ और परिणामों को सिद्ध किया, जो क्या कहलाया? प्रमेय कहलाया। ठीक, इसको साध्य भी कहते हैं, लेकिन मेनली हम लोग प्रमेय के नाम से जानते हैं, जिसको थ्योरम कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बहुत सारा थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब देखिए इस पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे तो लगभग आप उनको समझ ही चुके हैं। बाकी आप अपने से इसको और एक बार अच्छे से पढ़ ले, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, आप समझते चले। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। कारण भी देना है आपको। तो देखिए पहला प्रश्न है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है ना। यह कथन असत्य है। अब असत्य क्यों है? तो जैसे देखिए, मान लीजिए यह एक बिंदु है, ठीक है, यह एक बिंदु है और क्या कह रहा है कि इस बिंदु से मात्र एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या संभव है? नहीं, इस बिंदु से आप और भी रेखा खींच सकते हैं। देखिए यह भी खींच सकते हैं, यह भी खींच सकते हैं, बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं जो इस बिंदु से होकर जाता हो। ठीक है, तो यह जो कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह गलत है।
अगला प्रश्न है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यह भी गलत है। यह कह रहा है कि दो बिंदु से होकर बहुत सारी रेखा खींची जा सकती है, ठीक, जो कि गलत है। अगर मान लीजिए यह दो बिंदु है, ठीक है, इस दो बिंदु से होकर मात्र आप एक ही रेखा खींच सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा रेखा आप नहीं खींच सकते हैं, ठीक। इस दो बिंदु के बीच में आप यही एक रेखा खींच सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा रेखा आप नहीं खींच सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। सही बात है, ठीक। आप शांत रेखा को दोनों ओर से बढ़ा सकते हैं। और जैसे मान लीजिए यह कोई रेखा है, ठीक है, यह कोई शांत रेखा है, आप इसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। आप इधर भी जितना चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं और इधर भी जितना चाहें उतना आगे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो एक शांत रेखा को आप इस तरफ और इस तरफ दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। समझ गए आप 3 नंबर को भी। अगला है 4 नंबर, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। सही बात है, सत्य बात है ना। इसमें कह रहा है कि अगर दो वृत्त, यह वृत्त और यह वृत्त क्या है, बराबर है, तो इसका त्रिज्या भी बराबर होगा। सही बात है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि एक केंद्र बिंदु और एक त्रिज्या से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक। और अगर चूंकि यह दोनों वृत्त बराबर है, ठीक है, तो इसका त्रिज्या भी क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। और बराबर त्रिज्या वाले जो वृत्त होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक। तो दो वृत्त बराबर है तो उनका त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा। अगला प्रश्न है, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। देखिए पहले आकृति क्या है। तो देखिए चित्र में कह रहा है ए बी बराबर पी क्यू है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है ए बी बराबर पी क्यू है और फिर कह रहा है कि पी क्यू बराबर एक्स वाई है। कहने का मतलब यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। तो क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगा? हाँ बिल्कुल होगा, यह तो सत्य है ना। ए बी इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है इसके बराबर यह होगा। और आप यूक्लिड का प्रथम अभिगृहित में पढ़ भी चुके हैं कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इस हिसाब से ए बी और एक्स वाई क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा, यह सत्य कथन है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो इन पांचों जो पद है ना, इसको आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। तो देखिए कैसे करेंगे परिभाषित इसको। पहला है इसमें समांतर रेखाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइंस। यह दो रेखाओं का युग्म है जिनके बीच की लंबवत दूरी सभी जगह एक समान होती है, ठीक है। ऐसा दो रेखा जिसके बीच का लंबवत दूरी जो होगा वह हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ट्रेन का पटरी आप देखे होंगे, है ना। ट्रेन का पटरी जो होता है, दोनों पटरी, वह क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है, ठीक। अगला था आपका लंब रेखाएं। देखिए लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक। अब यह लंब रेखा क्या है इसको समझ लीजिए आप। तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा, ठीक है। दो होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर को कहते हैं वर्टिकल और क्षैतिज को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। जो खड़ा होता है उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं और जो नीचे नीचे सोया रहता है उसको हम क्षैतिज कहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल कहते हैं। समझ गए आप। तो ऊर्ध्वाधर रेखा या खड़ी रेखा ऐसी रेखा जो ऊर्ध्वाधर हो और खड़ी हो, जो किसी क्षैतिज रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो। जो किसी क्षैतिज रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनाती हो, 90 डिग्री का कोण बनाती हो, वह क्या कहलाता है, लंब। तो यह जो होगा, यह रेखा, इसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, ठीक। अगला है आपका रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो दोनों ओर से बिंदुओं से बंद रेखा को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। जैसे देखिए यह रेखा है, यह दोनों तरफ से बंद है। अब इसको हम न इधर बढ़ा सकते हैं न इधर बढ़ा सकते हैं, तो यह क्या हो गया, यह रेखाखंड हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक। अगला है आपका वृत्त की त्रिज्या, जिसको कहते हैं रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए यह वृत्त है, ठीक। यह वृत्त का जो केंद्र बिंदु है, यह है केंद्र बिंदु, ठीक। तो केंद्र बिंदु से परिधि, इसका जो बाहरी आवरण है, इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो केंद्र बिंदु से परिधि तक का जो दूरी होगा, यह क्या कहलाएगा, यह दूरी, यह त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है, यह त्रिज्या कहलाएगा। आपका अगला है वर्ग, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। तो चार समान रेखाओं से बंद आकृति जिसके चारों कोण 90 डिग्री पर हो, वह क्या कहलाता है, वर्ग, ठीक है। तो देखिए वर्ग ऐसा ही होता है और यह चारों रेखा इसका क्या होता है, एक समान होता है,
ठीक है, चारों रेखा इसका एक समान होता है, और चारों कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। कितना कितना का होता है, क्या 90 डिग्री, सब 90 डिग्री का होता है, और चारों रेखा भी बराबर होता है। ठीक, अब हम अगले प्रश्न को हल करते हैं, 3 नंबर प्रश्न। नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। यह 2 अभिधारणा दिया हुआ है, इस पर आपको विचार करना है। पहला क्या कह रहा है कि 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। देखते हैं कॉपी पर हम। ठीक है, पहला बिंदु क्या कह रहा है कि 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिया है, मतलब एक बिंदु यह है, ठीक, और एक बिंदु यह है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ठीक, तीसरा बिंदु सी ऐसा है जो ए और बी के बीच में स्थित है। अब तीसरा बिंदु ऐसा है जो ए और बी के बीच में स्थित है। यह तीसरा बिंदु आपको यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह भी ए और बी के बीच में है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा, तो यह बीचे में हुआ। अच्छा, यह भी जो है क्या है, बीचे में है। यह भी जो है बीच में ही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ क्लियर बात नहीं कह रहा है कि ए और बी के बीच स्थित है, मतलब ए बी रेखा पर है या फिर ऐसे ही बीच में कहीं भी। तो कहीं भी अगर होगा तो इस रेखा पर कहीं, इसकी दोनों के बीच का जो रेखा होगा इस पर कहीं भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा में कह रहा है 2 नंबर में, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। मतलब 3 बिंदु ए, बी और सी ऐसा है, ए बी सी ऐसा है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। मतलब यह तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है, इसका मतलब यह ऐसा ही होगा, है ना, तब ना यह एक रेखा पर स्थित नहीं है। अगर एक रेखा पर स्थित होता तो वह तीनों बिंदु कैसा होता, ऐसा होता जो एक रेखा पर स्थित होता। लेकिन ऐसा बात नहीं कर रहा है 2 नंबर। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि यह तीनों बिंदु इस तरह का है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि हाँ, बिल्कुल इसमें अपरिभाषित शब्द है। ठीक, क्या है कि पहला जो अभिधारणा है इसमें कि उसको क्लियर करना चाहिए था कि यह जो ए बी के बीच में जो सी है वह ए बी रेखा पर है या ऐसे या कहाँ है ना, इसको इस बात को क्लियर करना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है। ठीक, सीधा लिखा है कि ए बी के बीच में है। तो इन अभिधारणाओं में अपरिभाषित शब्द तो है। अब कह रहा है कि क्या अभिधारणाएं अविरोधी है, मतलब एक दूसरे का विरोध करती है या नहीं करती है? तो करती भी है और नहीं भी करती है। अब देखिए कैसे, तो देखिए एक दूसरे का विरोध कैसे करती है और कैसे नहीं करती है। अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में अगर यह होगा, अगर आपने सोचा कि ए और बी के बीच में कह रहा है तो ए और बी के बीच में ही होगा, तो जब बीच में आप इसको मान लेंगे तो यहाँ से एक रेखा खींचा जा सकता है। ठीक, लेकिन दूसरे में कह रहा है कि यह तीनों अलग अलग है। ठीक, आप तीनों पर एक रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो ये पहला कथन दूसरा कथन का तो विरोध कर रहा है। ठीक, दूसरा कथन जो है या पहला कथन का भी विरोध कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से एक दूसरे का विरोध कर रहा है। लेकिन अगर आप ए और बी के बीच में यह नहीं, आप यह मान लिए, ठीक, तब तो आपका कथन सही है, ये विरोध नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि यह अभिधारणाएं विरोध कर भी रही है और नहीं भी कर रही है। ठीक, यह क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। अगला है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? तो नहीं, यह यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 4 नंबर, यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर आधा ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। इसको आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए इसको आप कैसे हल कीजिएगा। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 2 बिंदु ए और बी, इसको आप ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, मतलब 2 बिंदु ए और बी के बीच में बिंदु सी ऐसा स्थित है, ठीक है, कि ए सी बराबर क्या है, बी सी है, यानी ए सी बराबर क्या है, बी सी है। यही कह रहा है प्रश्न में। तो अब आपको सिद्ध करना है क्या, ए सी बराबर आधा ए बी, आपको यही सिद्ध करना है। ठीक, तो आप इसको कैसे सिद्ध कीजिएगा? तो इसको सिद्ध करने का एकदम आसान तरीका है। देखिए आप इसके नीचे बनाएंगे इसको। देखिए ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी लिख सकते हैं, है ना, चूँकि यह जो ए बी है यह यही दोनों को मिलकर बना है। ठीक, तो आप ए सी
प्लस बी सी बराबर कुल ए बी लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए ए सी को आप ए सी ही रहने दें, प्लस यह जो बी सी है, बी सी के बदला में आप ए सी लिख लें। क्यों? क्योंकि यहाँ बी सी बराबर ए सी है ना, बी सी बराबर जब ए सी है तो बी सी के बदला में आप ए सी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर ए बी, ठीक, बराबर। अब देखिए ए सी और ए सी मिलकर क्या हो जाएगा, 2 ए सी हो जाएगा, बराबर ए बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए चूँकि यह 2 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, आपको तो पता ही है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यह 2 इधर भाग में हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा ए बी, ठीक। ए सी बराबर 1/2 ए बी, आपको क्या प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, ए सी बराबर 1/2 ए बी, आपको सिद्ध हो गया है ना। तो आप क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए अगला प्रश्न जो है 5 नंबर, यह प्रश्न 4 में, देखिए यह जो प्रश्न है यह प्रश्न 4 से संबंधित है, अब ये जो आप हल किए हैं उससे संबंधित है, ठीक। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्यबिंदु कहलाता है, जो कि आप बनाए हैं, जिसमें ए बी का मध्यबिंदु कौन था, सी था, बीच में था। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्यबिंदु होता है। तो देखिए इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको क्या सिद्ध करना है कि किसी रेखाखंड का मात्र एक ही मध्यबिंदु होता है, दूसरा मध्यबिंदु नहीं होता है, ठीक। आप चौथे प्रश्न में आप जो ए बी का रचना किए थे उसमें सी को क्या बनाए थे, आप मध्यबिंदु बनाए थे। तो आपको यही सिद्ध करना है कि किसी रेखाखंड का एक और मात्र एक ही मध्यबिंदु होता है, ठीक। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करें, आप किसी दूसरा को भी मान लें कि यह भी मध्यबिंदु है, ठीक। सी तो मध्यबिंदु है ही, आप मान लें कि यह जो बिंदु डी है यह भी क्या है, मध्यबिंदु है, ठीक। अब हम देखते हैं, अब मान लीजिए मध्यबिंदु आपका है सी, अगर सी को आप मध्यबिंदु मानेंगे तो यहाँ क्या होगा कि ए सी प्लस सी बी बराबर क्या होगा, ए बी होगा, ठीक। ए सी प्लस सी बी बराबर क्या होगा, ए बी होगा। अब देखिए चूंकि आप सी को मध्यबिंदु माने हैं तो ए सी बराबर सी बी भी होगा। जब ए सी बराबर सी बी होगा तो आप ए सी को और सी बी को आप बराबर कर सकते हैं, तो आप ए सी प्लस सी बी बराबर भी ए सी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, जैसा कि चौथा में आप बनाए, चौथा प्रश्न में आप बनाए हैं, बराबर क्या होगा, ए बी होगा। अब देखिए 2 ए सी बराबर क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि ए बी बराबर क्या हो जा रहा है, 2 ए सी हो जा रहा है। ए बी बराबर क्या हो जा रहा है, 2 ए सी, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर आप मध्य बिंदु सी को नहीं, आप डी को मान लीजिए कि मध्य बिंदु यह डी है, ठीक। तो जब आप डी को मध्य बिंदु मानेंगे तो ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी हो जाएगा, है ना। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, ये तो सही है। ए बी बराबर, अब चूंकि डी मध्य बिंदु होगा तो इतना बराबर इतना होगा। मध्य बिंदु का मतलब यही होगा, आप चौथे प्रश्न में हल कर चुके हैं कि दोनों भाग क्या होता है, बराबर होता है। तो ए डी बराबर डी बी होगा। तो ए डी बराबर जब डी बी होगा तो आप ए डी प्लस डी बी को भी आप ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस ए डी यानी 2 ए डी, ठीक। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि ए बी बराबर 2 ए सी, यानी ए बी जो है वह ए सी का दुगुना है। दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि ए बी बराबर 2 ए डी, यानी ए बी जो है वह ए डी का दुगुना है, ठीक। पहले में आप कह रहे हैं कि यह ए सी का दुगुना है और दूसरे में आप कह रहे हैं ए बी जो है वह ए डी का दुगुना है, जो कि एक दूसरे का विरोधी है, ठीक। तो यह दोनों कथन आप आगे क्या लिखेंगे कि चूँकि दोनों कथन एक दूसरे का विरोधी है, ठीक। अतः किसी भी रेखाखंड का मात्र एक और एक ही क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, राइटिंग मेरा थोड़ा गड़बड़ है, आप हम जो लिखते हैं उसको हम बोलते हुए चलते हैं, आप समझते चलेंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। इसमें आकृति 5.10 यानी यह जो आकृति 5.10 है इसके बारे में कह रहा है, यदि ए सी बराबर बी डी है, यानी यहाँ से यहाँ तक बराबर यहाँ से यहाँ तक,
ए सी बराबर बी डी है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि यहाँ से यहाँ तक बराबर यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे आप। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए डी जो है एक रेखाखंड है जिसमें आपको प्रश्न क्या दिया है, ए सी बराबर बी डी दिया है, मतलब ए सी बराबर बी डी यहाँ से यहाँ तक दिया है, और आपको सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, यानी यहाँ से यहाँ तक बराबर यहाँ से यहाँ तक सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए आपको प्रश्न में क्या दिया है, ए सी बराबर बी डी। ठीक है, ए सी बराबर बी डी ये दिया है, आप इसी से सिद्ध कर लेंगे एकदम आसानी से। अब देखिए ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी आप लिख सकते हैं, है ना। ए सी बराबर आप ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए ए बी प्लस बी सी बराबर। अब देखिए बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, बी डी यहाँ से यहाँ तक है बी डी, आप बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। ठीक, बी सी प्लस सी डी, क्योंकि दोनों मिलकर इतना हो जाएगा बी डी, आसानी से लिख सकते हैं आप। अब देखिए बी सी इसमें भी है और बी सी इसमें भी है, तो आपको तो पता है जब आप समीकरण बनाते हैं तो आप कोई इधर से उधर जाता है तो माइनस में होता है ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यह बी सी, पहले इसको आप लिख लें बी सी प्लस सी डी, और यह बी सी आप इधर से जब इधर ले जाइएगा तो यह प्लस है तो यह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस बी सी। अब देखिए प्लस बी सी और माइनस बी सी खत्म हो गया, तो आपका क्या बच गया, ए बी बराबर सी डी, यही बच गया। आपको क्या सिद्ध करना था, ए बी बराबर सी डी करना था, ए बी बराबर सी डी आपको सिद्ध हो गया, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रूव्ड, यानी सिद्ध। ठीक है, एकदम आसान प्रश्न था। देखिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, यूक्लिड के अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले हम अभिगृहीतों की सूची देखते हैं यूक्लिड का, उसमें 5वां नंबर अभिगृहित है क्या। देखिए यूक्लिड के अभिगृहीतों की सूची में 5वां नंबर जो है वह कह रहा है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है ना। यह सर्वव्यापी सत्य क्यों है, यही आपसे पूछ रहा है प्रश्न में। तो देखिए पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होगा, इसको आप उदाहरण से समझिए। पूरे विश्व में भारत एक देश है और पूरे विश्व में बहुत सारा देश है, तो भारत जो है वह हमेशा विश्व से छोटा होगा। ठीक, और विश्व पूरा जो विश्व है वह हमेशा भारत से क्या होगा, बड़ा होगा। है बात समझ में, क्यों, क्योंकि भारत जो है विश्व का ही एक भाग है। अच्छा, अगर आप राज्य को देखेंगे तो आपका बिहार राज्य जो है वह भारत का एक भाग है ना। भारत एक देश है हमारा, भारत का एक भाग है बिहार, तो भारत जो है वह बिहार से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, यह तो कहने वाला बात ही नहीं, तो सत्य है, सर्वव्यापी सत्य है। अब जैसे मान लीजिए यह मेरा पेन है, ठीक, इस पेन का यह भाग है ढक्कन। ठीक है, तो इस ढक्कन से हमेशा यह पेन क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इस पेन का यह भाग है ढक्कन। तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण हमेशा अपने भाग से क्या होता है, बड़ा हो सकता है। आप इसमें इसके आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व के लिए यह सामान्य अवधारणा है कि पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह प्रश्नावली खत्म हुआ। अब अगला देखिए, अगला टॉपिक क्या है, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। यूक्लिड का 5वां अभिधारणा आप पढ़े हैं पीछे, यही है यूक्लिड का 5वां अभिधारणा, इसको आप पीछे समझ चुके हैं। ठीक है, इसी से संबंधित आगे देखिए क्या है। तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण में इसमें आगे आपको कह रहा है कि यही है ना। इसको देखिए प्लेफेयर्स एग्जाम कहते हैं, है ना, प्लेफेयर का अभिगृहित। क्यों, क्योंकि एक गणितज्ञ था स्कॉटलैंड का जिसका नाम था जॉन प्लेफेयर, है ना, उसी ने इसे प्रतिपादित किया था। यह क्या कहा था, सो देखिए, प्रत्येक रेखा एल और उस पर 9 स्थित प्रत्येक बिंदु पी, मतलब प्रत्येक रेखा एक ऐसा रेखा जिस पर पी इस पर स्थित नहीं है, यह कहीं अलग स्थित है। ठीक, यह पी बिंदु कहाँ है, इस रेखा से अलग कहीं स्थित है, पर 9 स्थित। ठीक है, बिंदु पी के लिए एक अद्वितीय रेखा एम ऐसी होती है जो पी से होकर जाती है और एल के समानांतर होती है। मतलब पी ऐसा बिंदु जो एल पर नहीं है ना, इस पी से गुजरने वाली ऐसा जरूर एक रेखा होता है ना, एम, जो एल के क्या होता है, समानांतर होता है। ठीक है, यही कह रहा है प्लेफेयर्स एग्जाम, मतलब प्लेफेयर का जो अभिगृहित है यही कह रहा है कि एल के लिए प्रत्येक ऐसा रेखा होता है जो किसी दूसरे बिंदु से होकर गुजरता है और वह रेखा क्या होता है, वह एल के समानांतर होता है। ठीक, तो इसी अभिधारणा से संबंधित आगे प्रश्नावली है 5.2, इसमें 2 ही प्रश्न है, इसको देखिए कैसे हल करना है।
पहला प्रश्न है, आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो यूक्लिड का अभिधारणा 5 में आपने समझा था कि दो रेखा हो और उस पर एक रेखा ऐसे गिरा हो, ठीक है, तो अंतःकोण जो बनता है, इधर अंतःकोण भी बनता है दोनों और इधर भी दोनों अंतःकोण बनता है, ठीक। तो जिस तरफ का अंतःकोण का योग 180 से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा, उस तरफ रेखा जो होगा वह दोनों जाके क्या होगा, एक जगह जाके मिल जाएगा। यही था अभिधारणा 5 में, ठीक। जिस तरफ अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा उस तरफ दोनों रेखाओं जाकर क्या हो जाएगा, दोनों रेखा जाकर एक जगह मिल जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, यानी कट जाएगा, प्रतिच्छेद कर जाएगा, ठीक। तो आप प्रश्न संख्या ये 5.2 में किस प्रकार लिखेंगे ताकि उस अभिधारणा को आप सरलता से समझ सके। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे से समांतर कभी नहीं हो सकती, ठीक है। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे के समांतर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इस अभिधारणा में अगर मान लीजिए यह दोनों रेखा जब प्रतिच्छेद कर जाएगा तो यह दोनों लाइन कभी समानांतर नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि समानांतर होने के लिए अंतःकोणों का योग दोनों तरफ के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, इधर भी 180 और इधर भी 180 डिग्री, ठीक। तो अभिधारणा 5 को आप सरलता से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। देखिए प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो हाँ बिल्कुल, है ना, समांतर रेखाओं का औचित्य बिल्कुल निर्धारित हो रहा है उससे, 5वीं अभिधारणा से। अब देखिए कैसे, आप इसके हल को समझिए अच्छे से। यदि 5वीं अभिधारणा को आप समझ चुके हैं, एक बार फिर से समझ ले, उसके बाद इस प्रश्न को हल कीजिएगा। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरे, मतलब एक सीधी रेखा इस दो सीधी रेखा पर इस प्रकार गिरे कि दोनों तरफ के अंतःकोणों का योग 180 हो, मतलब इधर के दोनों अंतःकोणों का योग भी कितना हो, 180 हो, और इधर के भी अंतःकोणों का योग कितना हो, 180 हो, 180 डिग्री हो, तब वे दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, मतलब यह दोनों रेखा आप इसको कहीं भी बढ़ाते चल जाइएगा, इधर या फिर इधर, ठीक है, बढ़ाने पर कहीं भी नहीं मिलेगी। यह दोनों रेखा कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी और वे दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो एक दूसरे का यह क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो अभिधारणा 5 से समांतर रेखाओं का जो ये औचित्य है वह निर्धारित हो रहा है, ठीक। बच्चों यह था आपका अध्याय यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यहाँ पे आपने दोनों प्रश्नावली के प्रश्नों को अच्छे से हल किया, समझा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें आपको बस समझना था, ठीक है। ज्यामिति के जो बेसिक चीज़ थे, कैसे शुरुआत हुआ इस ज्यामिति का, इसको आपने अच्छे से समझा और कुछ हल भी किया प्रश्नावली के प्रश्नों को। अब हम अगले अध्याय से ज्यामिति को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कृपया करके अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप मेरे से कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कृपया आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए और हम पे विश्वास करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहें और अपना पढ़ाई जारी रखें।